आज का दिन एक नॉर्मल सा ही दिन लग रहा था और फिर बुक स्टोर में वो चीज हो गई जिसका मुझे डर था। एक वाइट ड्रेस वाली ब्यूटी, हाँ वही जो कुछ रात पहले यान कोंग शैन के घर के गेट पे दिखी थी, सीधा स्टोर के अंदर ही आ गई। और सबसे बड़ी बात, वो वही सेम वाइट ड्रेस पहनी थी। मैं उसे तुरंत पहचान गया। क्या ही बोलूं, वो बहुत ही खूबसूरत थी, पिंक ड्रेस वाली लड़की से भी ज्यादा, सुंदरी से भी, और ऑफ कोर्स मुझसे तो डेफिनेटली ज्यादा। लंबे बाल, पतली कमर, पूरी एक सेलिब्रिटी वाइब लेके वो बुक स्टोर के अंदर घुसी थी, जैसे कोई फोटो शूट होने वाला हो। एक इतनी खूबसूरत लड़की एक पुरानी सी सेकेंड हैंड बुक शॉप में, तो ऑब्वियसली सबका ध्यान उसी पे था। सिर्फ मैं ही नहीं, वेंडिंग भी उसे ही घूर रहा था और कस्टमर्स वो भी चुपके चुपके उसे साइड आई मार रहे थे। वो लड़की वहां बुक शेल्फ के सामने बुक्स फ्लिप कर रही थी, जैसे अटेंशन उसके लिए एक नॉर्मल सी चीज हो। शायद वो थोड़ा एंजॉय भी कर रही थी। मुझे तो क्लियरली पता था ये बुक खरीदने नहीं आई है, जैसे मैं यान कोंग शैन के यहाँ काम करने ट्रूथफुली नहीं आया था, उसी तरह ये लड़की भी किसी और मकसद से आई थी। तभी यान कोंग शैन वेयर हाउस से बाहर आया। उसने मुझे वहां स्टैच्यू जैसे खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे ब्लैंक क्यों खड़े हो? मैं बस उसे वार्न करने ही वाला था कि भाई वो पीच ब्लॉसम आ गई है, पर उसे ऑलरेडी पता चल गया। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो जॉय या सरप्राइज जो रीयूनियन पे आना चाहिए था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसकी लॉन्ग आईब्रोज जो अब और टाइटली निट हो गई थी। हे, लॉन्ग टाइम नो सी, वो वाइट ड्रेस वाली लड़की ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ उसके पास आकर कहा और एक बुक हाथ में लेके चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। मैं ये बुक लेना चाहती हूँ। ये झूठ मुझसे मत सुनाओ, तुम्हारे फैंस तुम्हारे हेड पर विजिबल है बहन, मैं सोच रहा था। यान कोंग शैन ने उसे नीचे देखा, कूलली, ना एक्साइटमेंट ना वार्मथ, सिर्फ डायरेक्ट कमांड देते हुए बोला, मेरे साथ आओ। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने बैक डोर की तरफ टर्न मार दिया। वाइट ड्रेस वाली ने भी एक पल को अपने होठ दबाए, लंबे बाल साइड में किए, फिर हाई हील्स में टैप टैप करती हुई उसके पीछे चल पड़ी। बैक डोर के बाहर वही गली थी जहां मैं और यान कोंग शैन और छोटी क्यू एक बार साथ वॉक कर चुके थे, रेन स्टॉपिंग फेस्टिवल के दिन। वो जगह परफेक्ट थी प्राइवेट टॉक्स के लिए। मैं शेल्फ एडजस्ट कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरा का पूरा बैक डोर के उस साइड ही चला जा रहा था। उन दोनों की बातचीत चल रही होगी ना अभी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे दिल के अंदर किसी ने हल्का सा प्रेशर कुकर चालू कर दिया हो और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब सीटी बजेगी। मुझे अब तक समझ ही नहीं आया कि वो दोनों क्या खुसफुसा रहे थे, पर तभी यूमियान, एक गेस्ट का ड्रिंक गिर गया, जरा मॉप लेके आओ तो। वेंडिंग की आवाज सुनते ही मैं झट से होश में आया। ठीक है, मैंने जल्दी से रिप्लाई दिया और सीधा लाउंज की तरफ दौड़ गया। मॉप तो पहले रेस्ट एरिया के सनड्रीज सेक्शन में ही होता था, पर उस दिन क्या ही नसीब था, पूरा चक्कर मार लिया शॉप का, पर मॉप गायब। फिर मैं भाग के वेयर हाउस की तरफ गया और आखिर फाइनली बैकडोर के पास कॉर्नर में वो मिल ही गया। कोई भूल गया था शायद रखना, ये क्लियरली समझ आ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, चाहिए चाहिए। दूसरी आवाज थोड़ी धीमी लेकिन लड़की की थी। मैंने पीछे देखा, बैक डोर थोड़ा सा खुला था। यान कोंग शैन और वो वाइट ड्रेस वाली लड़की डोर के जस्ट पास ही थे, इतने पास कि उनकी बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। मॉप हाथ में लेके मैं एक सेकंड के लिए इतना क्यूरियस हो गया था कि डोर तोड़ के पूरा जासूस मियान बन जाऊं, पर फिर कंट्रोल किया। नहीं यार, कोंग शैन ऐसा इंसान नहीं है। मैंने अपने आप को समझाया, डीप ब्रेथ्स लिए, फिर भी टेम्पटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने हल्का सा डोर नॉब पकड़ा और छोटी सी क्रैक से झांक कर देखा। वो दोनों दूर नहीं गए थे। यान कोंग शैन एक सिगरेट अपने लिप्स के बीच में दबाए खड़ा था और दूसरी सिगरेट अपने हाथ में लेकर उस लड़की को ऑफर कर रहा था। ओह, तो उसका वांट मतलब था सिगरेट चाहिए क्या? थैंक गॉड। लड़की ने उसकी हाथ से लाइटर लिया, सिगरेट अपने लिप्स पे रखी और हल्की सी झुक के उसी के हाथों से सिगरेट लाइट की। उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट सिडक्टिव। बोली,
इतने दिन बाद मिले हैं, मिस किया मुझे? उसकी टोन में कोई फोर्स ड्रामा नहीं था, बस एक नेचुरली चार्मिंग सा अंदाज था, जिसे उसे पता हो कि वो कितनी अट्रैक्टिव है। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आई हैड टू एडमिट वो बंदी सच में गजब की अट्रैक्टिव है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका क्लोज लीन, उसकी आंखों की सॉफ्टनेस किसी भी आदमी का ध्यान भटका जाए। पर सबसे ज्यादा शौक मुझे उसकी नेक्स्ट लाइन से लगा, अब इतने कोल्ड भी मत बनो, बहुत टाइम हो गया है, तुमने पिछली बार भी कुछ नहीं किया, तो आज रात तो ये कह के उसने अपने लिप्स से स्लोली यान कॉन्ग शैन की नेक के पास मूव करना शुरू किया। जो बात बंदी ने अधूरी छोड़ दी थी वो तो अंधा भी समझ जाए। यान कॉन्ग शैन ने उस लड़की को रोका नहीं। सिगरेट के 2 गहरे पफ्स लेने के बाद उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हाँ काफी टाइम हो गया, कभी कभी लगता है अब हो भी नहीं पाएगा। व्हाइट स्कर्ट वाली लड़की के चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल आ गई और मैं तो ऑलमोस्ट दौड़ तोड़ के अंदर घुस गया होता। मुझे पता है एडल्ट्स बिना लव के भी कर सकते हैं, पर मैं कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो हक भी नहीं बनता कुछ कहने का। मैं खुद का लाइफ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी और के पर्सनल चॉइसेस पे कैसे कुछ बोलूं? पर सच बोलूं, दिल टूट गया, ऐसे जैसे कोई अंदर से क्रश कर रहा हो। मैंने अपने लिप्स को जोर से काटा, आंखों में हल्की सी जलन थी, हाथ इतने जोर से पकड़ा था कि पूरा डोर हिल गया। पर वो दोनों इतने लॉस थे एक दूसरे में कि सुना ही नहीं। तभी एकदम से मूड चेंज हुआ। यान कॉन्ग शैन ने उसके कंधे पे से हाथ उठाया और सीधा कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कभी पसंद नहीं आया कि बेडरूम की चीजें बेडरूम तक ही ना रहें। अगली बार से मत आना। टोन कोल्ड था, डायरेक्ट, कोई मर्सी नहीं। मैं शॉक, व्हाइट ड्रेस वाली तो पूरी फ्रीज। क्या? उसने डिसबिलीफ में कहा। यान कॉन्ग शैन ने कामली एक और ड्रैग लिया और उसकी तरफ देखा और रिपीट किया, आगे से मत आना। जो था खत्म, और ऑनेस्टली कुछ खास भी नहीं था। धार, उसके गाल एक साइड घूम गए, मेरा भी गाल जलने लगा, डोर और ज्यादा खुल गया। लड़की ने सिगरेट को ग्राउंड पे घुमा के गिराया, ड्रॉप डेड बास्टर्ड, और अपना डिजाइनर बैग स्विंग करके हील टिप टिप करते निकल गई। यान कॉन्ग शैन ने उसकी पीठ को देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ, गाल रब किया, जैसे हाँ इतना तो बनता ही था। और अगर उसने बस एक बार पीछे देखा होता तो मुझे बैकडोर के पास चुपके टिपटो करते हुए मॉप ले जाते हुए देख ही लेता। बाद में जब मैंने वो ड्रिंक क्लीन किया जो किसी गेस्ट ने गिरा दिया था, तो वेंडिंग ने डांटा भी, इतनी देर क्यों लगा दी मॉप लाने में? मॉप अपनी जगह पे था ही नहीं, ढूंढने में टाइम लग गया ना। मैंने आधा सच बोला। उसी दिन रात में जैसे ही रात के 8 बजे मैं दादाजी को कहकर निकल गया कि मैं जा रहा हूँ क्यू के साथ खेलने और वो खाना खा लें, मेरा इंतजार ना करे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद के निकल रहा था, एक तेज और थोड़ी डेंजरस कैट की चीख सुनाई दी। मुझे लगा शायद फिर हैना आई है फिश चुराने, तो मैं गया उसे ढूंढते हुए हाइड्रेंजिया के बुशेस के पास। बुशेस उठाई तो देखा वहाँ 2 वाइट डम्पलिंग्स जैसी छोटी किटन्स दुबक के बैठी हुई थी। फोन की फ्लैशलाइट मारी तो दोनों ने घबरा के मुझे देखा, डरते हुए, लेकिन इतनी क्यूट थी कि मेरा तो दिल ही पिघल गया। मम्मी कैट का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर एकदम से मेरी ट्यूबलाइट जली। अरे क्या तुम दोनों क्या हैना के बेबीज हो? उसी रात मैंने एक पोस्ट डाली, पिक्चर थी उन 2 डम्पलिंग्स की। हेलो दोस्तों, आज मैं पापा बन गया हूँ। नेटिजन ए ने लिखा, कॉन्ग्रेट्स, माँ और बच्चे दोनों सेफ है ना? दूसरे ने लिखा, इस हैंडसम पापा के बच्चे भी बड़े खूबसूरत ही होंगे। तीसरे ने लिखा, अरे मुझे तो लग रहा था तू सच में बाप बन गया है ना? कहीं चली गई और अपने बच्चों को छोड़ गई थी। वैसे मौसम अब थोड़ा वार्म हो गया था, इसलिए कोल्ड का कोई टेंशन नहीं था, लेकिन इतने छोटे किटन्स, क्या वो बिना माँ के रह सकते हैं? रात के 4 बजे फिर उन किटन्स की रोने की आवाज आई। जाकर देखा तो किटन्स अभी भी अकेले ही थे। हैना अभी तक लौट कर नहीं आई थी। किटन्स बहुत छोटे थे
और अपनी माँ के बिना वो बहुत ज्यादा देर तक रह भी नहीं सकते थे। तो मैं वहीं रुक गया। मैं क्वाइटली शेल्टर के पास क्वाड करके 1 घंटे तक वेट करता रहा, पर हैना कभी वापस आई ही नहीं। सुबह 6 बजे दादाजी भी उठ गए। वो भी आ गए देखने और मेरे गेस से एग्री करते हुए बोले, लगता है हैना उन्हें छोड़ गई है। अब सवाल ये था कि इन दोनों छोटी जानों का क्या करें। दादाजी और मैं दोनों फ्लावर बेड के सामने झुककर बैठ गए, उन 2 वाइट डम्पलिंग्स जैसे किटन के ऊपर नजर टिकाए हुए। क्यों ना आंटी से उनका वो ब्लैक कैट उधार लें, दादाजी ने कहा। लिटिल ब्लैक मेरी आंट का एकदम लॉयल पेट कैट है। पिच ब्लैक, हेवी बॉय, बिल्कुल उनके माल्टीज डॉग की एज का। पूरा दिन सिर्फ खाना, सोना और फिर से सोना। मोटा इतना कि 15 किलो तक चला गया है। लिटिल कैट कुशन। लेकिन फिर दादाजी ने सर शेक करके मना कर दिया। वो तो ओल्ड मैडम बन चुकी है, किसी काम की नहीं। ऐसी चीजों के लिए तो किसी को ढूंढो जो अभी अभी माँ बनी हो। किटन्स का पहले जो लाउड मियाविंग था अब काफी वीक हो गया था, शायद भूख से या थकान से। मैंने टेंशन में कहा, तो अब क्या करें दादाजी? दादाजी ने सोचा, फिर एकदम से फोरहेड टैप किया जिसे ट्यूबलाइट जला हो। बोले, याद आया, ओल्ड जैंग के पास दूध है। मैं शॉक, अंकल जैंग, उनमें ये फीचर कब से आया? पर दादाजी ने फिर क्लैरिफाई किया, अरे उनकी एक फीमेल डॉग है जिसने अभी अभी पपीज दिए हैं। उनकी तो आईज भी अभी ओपन नहीं हुई हैं। 2 दिन पहले जब मैं ड्रिंक पे गया था ना, जैंग कह रहा था कि अगर चाहिए तो एक पपी ले लो। और वैसे भी जू में भी तो टाइगर कप्स को भी डॉग मिल्क से ही पाला जाता है ना, तो किटन्स भी पी लेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एक ही चीज है, देसी जुगाड़। बस फिर क्या, बिना टाइम वेस्ट किए दादाजी और मैं अर्ली मॉर्निंग ही अंकल जैंग का डोर नॉक कर दिए, हाथ में किटन्स लिए। अंकल जैंग के घर का लिटिल देसी डॉग आंगुआंग बस ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। क्या होने वाला है उसके साथ उसे खुद भी नहीं पता था। पर अंकल जैंग फुल प्रो निकले। लगता है पहले भी ये काम उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने एक पपी उठाया और उसे जेंटली किटन के साथ रब किया ताकि किटन पे थोड़ा सा पपी का सेंट आ जाए। स्मेल मैच करेंगे तो आहुआंग को अपना ही बेबी समझेगी, उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने एहुआंग के बेली के पास स्पेस बनाई और दोनों किटन्स वहाँ रख दिए। मैं तो इतनी टेंशन में था कि ब्लिंक भी नहीं किया। तब तक नहीं जब तक एहुआंग ने किटन्स को स्निफ किया और फिर उनके फर को लिक करना स्टार्ट किया। तब जाके मेरी जान में जान आई। हाँ, अब ये छोटे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मुझे डर था कि कहीं कोई चेंज ना हो गया हो या फिर हैना वापस आ गई और अपने बच्चे नहीं ढूंढ पाई तो। इसीलिए मैंने यानहोंग शैंग से 1 दिन की छुट्टी मांगी ताकि मैं प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकूं। रात को जब मैंने छुट्टी की बात की, यानकोंग शैन ने बस लाइटली नॉड किया, कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस एक्सेप्ट कर लिया क्वाइटली। फिर मुस्कुरा के बोला, मैं वही सोच रहा था, सपने में म्याऊ क्यों सुनाई दिया था। उसने भी रात को म्याऊ सुना था पर उसे सपने जैसा लगा। मैं तो जाओ कॉन्ग की सपने वाली डिक्शनरी भी देखने वाला था। मैं हंसते हुए बोला, तुम इन सब चीजों में बिलीव करते हो? वो भी हंसा, बोला, अच्छे वाले पे बिलीव, बैड वाले पे इग्नोर। फेयर डील ना। क्यों जो वही साथ में ही बैठी थी। जब उसने सुना कि मैंने 2 किटन्स रेस्क्यू किए तो उसकी आंखों में लिटरल स्पार्कल आ गया। मैं रात को देख सकती हूँ क्या किटन्स? उसने पूछा। हाँ, जब वापस आएंगी तब दिखा दूंगा, मैंने कहा, और वो ब्राइट स्माइल के साथ बोली, फिर मैं टाइम पे आ जाऊंगी। यानकोंग शैन किचन में कुकिंग करने ही जा रहा था। एज ऑलवेज मुझे भी इनविटेशन मिल गया। लिविंग रूम में टीवी चालू था। इवनिंग न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर एक कॉन्फिडेंट टोन में बोल रही थी, इंट्रोड्यूसिंग जियाओ इन यूए, नए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन। सिर्फ 37 साल की है और इतनी यंग ऑफिशियल स्पीकर है। मैं स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर से देखता हुए बोला, वाह, शी इज अमेजिंग। वुमन के लॉन्ग वेवी हेयर थे, शार्प ये डेलिकेट मेकअप किया हुआ था, डार्क स्कर्ट सूट और वो प्रोफेशनल एलिगेंस पूरा स्क्रीन पे एक क्लासी ऑरा ले आई थी। तभी एक कैजुअल सी आवाज ने मुझे झटका दिया, ये वही है जिसे आशान पसंद करता है। मैं लिटरली शॉक हो गया। क्यों कैजुअली रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रही थी, 5 टायर इस बार। उसके टोन में कोई स्पेशल एम्फेसिस नहीं था, जैसे बस वो कैजुअली ही बोल रही थी। मुझे फ्लैशबैक याद आया।
जब क्यूक्यू ने यानकोंग शैन का आइडियल टाइप बताया था। ओल्डर, सेक्सी, लॉन्ग हेयर, स्क्रीन पे वही वुमन, टिक टिक टिक। ये ही टाइप पसंद है यानकोंग शैन को, बिल्कुल अपोजिट मुझसे। और सबसे खतरनाक बात, अगर मैं कभी मैच्योर, सेक्सी और लॉन्ग हेयर वाली बन भी जाऊं तो भी शायद मैं उस जैसी ना बन पाऊं। वो 37 ईयर ओल्ड स्पोक्स पर्सन जियाओ इनयुए एकदम नेक्स्ट लेवल वुमन थी। डिप्लोमेट, कॉन्फिडेंट, पॉइज्ड। मैं तो अभी तक सोचता हूँ कि क्या मुझ में वो कैलिबर है भी या नहीं। मैं अपने चेस्ट पे हाथ रखता हूँ। मुंह का टेस्ट हल्का सा कड़वा लग रहा था। कंपैरिजन इज ट्रूली द थीफ ऑफ जॉय यार। आ जाओ, खाना तैयार है। यानकोंग शैन ने अपने हाथ पोंछते हुए वॉक किया टुवर्ड्स क्यूक्यू। लेकिन जैसे ही टीवी स्क्रीन पे उसकी नजर गई, एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मैं उसका फेस क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। एकदम क्लियर मूड ड्रॉप था। कोई रंग तो नहीं दिखा उसके हेड पर, लेकिन आई कुड टेल ये बस क्रश नहीं था। रुको, तो क्या क्यूक्यू जब ये कह रही थी कि वो उसे पसंद करता है, तो उसका मतलब सिर्फ आइडियल टाइप वाला लाइक नहीं था? क्या जियाओ इनयुए और यानकोंग शैन, क्या उनका कोई पास था? 3 साल पहले यानकोंग शैन एक नया निकलता हुआ लिटिल राइजिंग स्टार था और जियाओ इनयुए एक राइजिंग डिप्लोमेट स्टार, एक हैंडसम मैन, एक ग्रेसफुल वुमन। मिलना, स्पार्क होना और कुछ भी और भी बिल्कुल पॉसिबल लग रहा था। आशैन, वो किटन्स देखने जाना है मुझे, क्यूक्यू ने अपनी छोटी सी आर्म फैलाकर कहा। मैं खाना खाने के बाद जाके उन्हें देख सकती हूँ क्या? कल देख लेना, अभी उन्हें सोने दो। यानकोंग शैन ने उसे उठाया और टीवी का रिमोट उठाया और स्क्रीन ऑफ कर दी। टीवी से जियाओ इनयुए गायब हो गई, लेकिन मेरे डाउट्स और ज्यादा बढ़ गए। मुझे अभी जाना होगा, मैंने थोड़ा हरीड टोन में कह के बाय बोला। जब बाहर निकला, फोन तुरंत निकाल के गूगल खोला। सर्च जियाओ इनयुए, रिज्यूम मिल गया, एकदम क्लियर, स्टेप बाय स्टेप, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का रिकॉर्ड। मेरे फिंगर्स स्लाइड करते जा रहे थे। 3 साल पहले, हाँ गॉट इट, काउंसलर ऑफ केप वर्डे। मैं ऑलमोस्ट ठोक बैठा था अपने आप को एक टेलीफोन पोल से, पर आंखें फोन से हटा नहीं पाया। मैंने पोल को जोर से पकड़ लिया और वहीं रुक गया। मुझे कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या सोचूं। एक ही लाइन बार बार दिमाग में गूंज रही थी, तो क्या यानकोंग शैन आज तक उस हार्ट ब्रेक से उबर नहीं पाया? सबको लगता था कि उसकी सिस्टर यान जिंगयू के फेल्ड लॉन्ग डिस्टेंस लव ने उसके प्यार के लिए पर्सपेक्टिव चेंज किया, पर क्या ये उसके खुद के एक्सपीरियंस की वजह से नहीं हो सकता था? क्या उसे किसी ने इतना डीपली हर्ट किया था कि अब वो दोबारा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाता? अपना दिल देना और फिर दिल टूट जाना, तो इंसान फिर कभी वैसे नहीं बचता जैसे वो पहले होता है। मैंने वहीं खड़े खड़े वीवो पे पोस्ट डाली। लोग कितने ग्रिडी हो गए हैं ना। पहले मुझे लगता था कि येलो ही काफी अच्छा है, और अगर नहीं मिला तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब मुझे येलो नहीं चाहिए। अब तो मन पिंक चाहने लगा है, और शायद यही तो लालच है, जब जो मिलता है वो कम ही लगने लगता है। एक कमेंट आया, ये क्या किसी तरह का सीक्रेट कोड है? एरा के आउटकर्स को सेव करो, ट्रांसलेटर चाहिए। दूसरे ने लिखा, अरे मुझे भी समझ नहीं आया। तीसरे ने लिखा, अरे कोई तो एक्सप्लेन करो। कमेंट्स पढ़ के मैंने फोन रख दिया। कैसे समझाऊं? कोई नहीं समझ सकता, ना पिंक का मतलब ना येलो का। पूरी रात इस चक्कर में नींद ही नहीं आई। सुबह जब बुक स्टोर जा रहा था, कार में बस 10 ही मिनट हुए थे कि मैं सीट पर लग के ही सो गया। जब जागा, यानकोंग शैन ने जेंटली मुझे हिला के उठाया। उठो, आ गया स्टोर। नॉर्मल डेज तो वो मुझे हमेशा गेट तक छोड़ता है, पर आज बस डोर ओपन किया और रुक गया। मैं तुरंत कार से जंप आउट करने ही वाला था कि उसने पीछे से बुलाया और कहा, बाय द वे आज एक नया क्लर्क ज्वाइन करेगा। मैं एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, पर उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था। मेरे लिए तो यही बड़ी डील थी, लेकिन जिसको तुम पसंद करते हो उसके लिए तो कोई भी छोटी चीज बड़ी लगती है, और जिसको तुम पसंद नहीं करते उसके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। मैं बस सर झुका के क्वाइटली कार से उतर गया। नया क्लर्क एक्चुअली 40s का एक आदमी निकला। नाम था जियाओ टियान।
एकदम चीयरफुल, हमेशा मुस्कुराता रहता। मैं उसे अंकल कहने वाला था, पर उसने फोर्स किया कि मैं उसे भैया बुलाऊं। फिर कैजुअली बोला कि वो लोकल नहीं है, बस आइलैंड का लो प्रेशर और अच्छा एटमॉस्फेयर देख के यहाँ काम करने आ गया। तो मैंने अपने आप को एक सीनियर गाइड ही समझ लिया और मैंने उसे बताना शुरू किया कि बुक्स कैसे रखते हैं, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जियाओ टियान ने कैजुअल सा हाथ हिला के बोला, अरे ये सब तो बहुत सिंपल है, एक दिन में ही सीख जाऊंगा। मैंने सोचा, वाह भाई, बड़े एक्सपर्ट हो तुम तो, लगता है मैं तुम्हें ट्रेन करते ही रिटायर हो जाऊंगा। स्माइल करते हुए मैंने कहा, सिंपल तो है पर याद रखने में टाइम लगता है। तभी बैम, स्टोर का दरवाजा जोरदार तरीके से खुला। एकदम हरीड एग्रेसिव एंट्री, बिल्कुल नॉर्मल कस्टमर जैसी नहीं। मैंने रिफ्लेक्स से उधर देखा और सामने खड़ी थी एक यंग सी लड़की, चेहरे पर पूरा गुस्सा। वो मेरी एक ओल्ड क्लासमेट थी, नाम था अन्ना चैन। और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, सब आइलैंड पे ही क्यों आ रहे हैं? क्या हाई स्कूल की बुक्स पूरी नहीं पढ़ रही थी क्या? युमियान, मुझे देखते ही वो मेरी तरफ आई, चेहरा लाल, आंखों में आग, और बोलना शुरू, वो भी सबके सामने, युमियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा स्टोर घूम के मुझे ही देख रहा था, जियाओ टियान, कस्टमर्स और बाकी सब, और मैं एकदम साइलेंट पर अंदर से बॉईल हो रहा था। अन्ना चैन चिल्लाई, फूवुई का पीछा मत करो, ग्रेजुएशन के बाद भी तुम उसके पीछे हो, तुम तो गए काम से, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने बेस्ट फ्रेंड पे लाइन मारने की? ही स्ट्रेट, सिर्फ लड़कियां पसंद है उसे, तुम दूर रहो उससे। फ्लैशबैक, अन्ना चैन को 3 साल तक फूवुई पे क्रश था, कभी कन्फेस नहीं किया, पर जब फूवुई और मेरे बीच वो वाला इंसिडेंट हुआ तब से वो मुझसे नफरत करती थी। ये वार्निंग उसकी फर्स्ट टाइम नहीं थी, हर बार मुझे कोई चीप सा मेल विक्सिन बना के रख देती थी। मैंने कामली पूछा, तुम उसके अंदर घुस के बैठी हो क्या? तुम कैसे कह सकती हो कि उसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद है? और तभी फाट, डोर दोबारा जोर से खुला और अंदर आया फूवुई, वो भी फुल पैनिक मोड में। बस करो अन्ना चैन, उसने उसे रोका। मैंने बोला ना, युमियान का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आया ठीक है, पर ये तमाशा बंद करो। मुझे लगा मैं किसी ड्रामा नॉवल के बीच में घुस गया हूँ। मैंने डोर की तरफ देखा, अब और कौन एंट्री मारेगा? चैन अन्ना का गुस्सा सडनली दर्द में बदल गया, आंखों की कोने लाल हो गए और वॉइस भी हल्की। बोली, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, इसकी वजह से ना, ये सब इसी की वजह से हुआ ना? फूवुई का चेहरा और डार्क हो गया और जब उसकी नजर मुझसे मिली, उसकी आंखों में था गिल्ट, रिग्रेट और कुछ अधूरा सा। युमियान, वो धीरे से बोला, और मूड मीटर ऊपर से नीचे ब्लू और पिंक में ब्लिंक करते रहा। मेरी इमोशन, मुझे माफ करना, पर मैं अब इमोशनली बैंकरप्ट हो चुका हूँ। ह्यूमंस वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और जब उनके फीलिंग्स का कनेक्शन हो सिंथेसिया के साथ, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी का तो कोई एंड ही नहीं। जैसे ही फूवुई कुछ बोलने वाला था, मैंने उसे कट करते हुए बोला, मैं तुम लोगों के ड्रामा में नहीं पड़ना चाहता, और ना ही ये कोई दोस्ती या यादों का अड्डा है। अगर कुछ खरीदना नहीं है तो प्लीज स्टोर से बाहर चले जाओ। मुझे पता है फूवुई के पास बहुत चांसेस थे तब सब कुछ क्लियर करने के लिए, पर अब तो सब बदल चुका है, और ये बुक स्टोर यान कोंगशान का है। मैं अपने पर्सनल मेस की वजह से उसे ट्रबल नहीं देना चाहता था। तुम तो बॉस नहीं हो, हमें क्यों भगा रहे हो? चैन अन्ना ने फूवुई के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और फिर से मेरे सामने आके चिल्लाने लगी। फूवुई, जो इमेज कॉन्शियस बंदा था, लोगों के बीच ये सीन देख के और ऑकवर्ड हो गया। बस करो यार, क्या तमाशा बना रखा है? उसने गुस्से में बोला, लेकिन जरा नरमी से, ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए। मुझे किस बात की शेम होनी चाहिए? चैन अन्ना ने एक्शन के साथ प्रूफ किया, उसे कोई शेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसी बीच जियाओ टियान फाइनली रिएक्ट करते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा शांत। पर वो बोल भी नहीं पाया, इस डिस्गस्टिंग होमोसेक्सुअल को तो कोई शर्म ही नहीं आती। चैन अन्ना चिल्लाई, तो मैं क्यों करूं शेम? सबको पता होना चाहिए कि ये कितना गंदा है। स्टोर के कोने कोने तक उसकी आवाज गूंज गई। सब कस्टमर्स स्टेयर करने लगे। मैं चुप था। उसके हेड के ऊपर का मूड डीप क्रिम्सन हो गया था। हेट्रेड, एंगर, सेल्फ राइटियसनेस। ग्रीन प्लम आइलैंड आने के बाद
लोगों की काइंडनेस ने मुझे ये भुला दिया था कि दुनिया में अभी भी होमोफोबिया जिंदा है। लोग जिन्हें समझ नहीं आता वो लेबल करते हैं एबनॉर्मल, डिस्गस्टिंग, जैसे कुछ क्राइम कर दिया हो। अगर स्ट्रेंजर कह दे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड हो या आपका क्रश हो और वो भी ऐसा सोचता हो तो वो सच में मन को तोड़ देता है अंदर से। इसीलिए जब यान कोंग शैन जैसा बंदा मुझे एक इंसान के रूप में देखता है बिना किसी जजमेंट के, तो वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मुझे फिर कभी कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे इतनी ईमानदारी से, इतनी इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेगा। इवन मेरे पेरेंट्स या दादाजी, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे सेक्सुअलिटी पे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और इसीलिए मैंने कब का डिसाइड कर लिया था, अगर मुझे सिंथेसिया है भी तो भी मैं उनके सामने कभी आउट नहीं होऊंगा। मैं डरपोक हूँ शायद, पर मैं उनका वो साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट, वो अनसेड एंगर शायद झेल नहीं सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि चैन अन्ना ने आज पूरा सीन क्रिएट कर दिया है बुक स्टोर में, और मुझे सच में नहीं पता कि मैं अपने सेक्सुअलिटी को अब और छुपा पाऊंगा भी या नहीं। ग्रीन प्लम आइलैंड छोटी जगह है, न ज्यादा बड़ी न बिल्कुल छोटी, पर यहाँ एक घर में कुछ होता है तो अगली सुबह तक पूरे आइलैंड को पता होता है। मुझे लगता है कल तक सब लोग जान जाएंगे, और ये सोच के मेरे अंदर का गुस्सा जाग गया। तुम लोग कपल भी नहीं हो, मैंने गुस्से में अन्ना से पूछा। सिर्फ किसी को लाइक करते हो तो उसकी लाइफ पे हक जमाने का लाइसेंस मिल जाता है क्या तुम्हें? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? अन्ना को मेरा सच बोलना चुभ गया। उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया, आंखों में आग भर गई और उसने अपना हाथ उठा दिया मुझे थप्पड़ मारने के लिए। पर वो हाथ सिर्फ उठा, गिरा नहीं, क्योंकि उसके पीछे यान कोंग शैन रेडी तैयार खड़ा था। उसने अन्ना का व्रिस्ट पकड़ लिया, बिल्कुल सॉलिड ग्रिप में। छोटी लड़की, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि मारना गलत होता है? उसकी आवाज काम थी, पर उसके प्रेजेंस में एक अलग ही वेट था। वो शायद वेयर हाउस से आवाज सुनकर बाहर आया था। अन्ना एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पहले उसका चेस्ट तक, फिर नेक और फिर फाइनली उसका फेस। यान कोंग शैन की हाइट और बॉडी उसके लिए इंटिमिडेटिंग थी। अन्ना सिर्फ 18 साल की थी और उसकी आवाज में अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। बोली, तुम कौन हो? ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए। इस स्टोर का मालिक, यान कोंग शैन ने डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और बिना एक्सप्रेशन चेंज किए उसने साइड में खड़े फूवी की तरफ देखकर बोला, ये बुक स्टोर है, तमाशे का स्पॉट नहीं। मेरे स्टाफ ने पहले भी कहा था, अगर कुछ खरीदना नहीं है तो निकल जाओ। उसने अन्ना का हाथ छोड़ा, पर उसकी अथॉरिटी अब भी हवा में थी। पर अन्ना कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद में हाथ झटकाया और फाइनली मुझ पर पॉइंट करते हुए चिल्लाई, ओ तो तुम बॉस हो? तो सुनो, ये बंदा एक परवर्ट है जो लड़कों के पीछे पड़ता है। ऐसे लोग कस्टमर्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ट्रबल नहीं चाहिए तो अभी के अभी इसे फायर करो। फूवी ने फाइनली चैन अन्ना का हाथ खींच के डोर की तरफ ले गया। उसका फेस बिल्कुल टाइट था और उसके एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। बोला, क्या बोल रही हो तुम? बस भी करो। उसने गुस्से से कहा, चलो मेरे साथ चलो बाहर। चैन अन्ना फिर भी रुकना चाहती थी, कुछ और बोलना चाहती थी, पर फूवी उसे डोर तक ऑलमोस्ट घसीट के ले गया और जाते जाते उसने मुझे गालियां देकर बोला, संभाल के रहना, तुम जैसे लोगों को तो सजा मिलती है। तुम्हारे माँ बाप के लिए मुझे दुख होता है। ग्लास डोर बंद हुआ और एकदम साइलेंस छा गया। पूरे शॉप में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे पता है ये मेरी गलती है, पर फिर भी अंदर से एक अजीब सी शेम महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से काट के खुला छोड़ दिया हो, जहाँ मेरी हर वनरेबिलिटी, हर वीकनेस धूप में सबके सामने रखी हो। सबकी नजर में सवाल, शॉक, क्यूरियोसिटी थी, और मैं कंफ्यूज और हेल्पलेस। यूमियान, मेरे साथ चलो। यान कोंग शैन की सीरियस आवाज आई। उसने मुझे साइड के लाउंज में बुलाया था। मेरे लिप्स थोड़े हिल गए, पर आवाज नहीं निकली। हाथ अपने आप क्लेंच्ड हो गए। मैंने एक फेक सी स्माइल वेंडिंग और जाओ टियान को दी और फिर यान कोंग शैन के पीछे चला गया। उसने लाउंज का दरवाजा बंद किया और खुद उस पर लीन कर गया। उसका फेस सीरियस था और उसने बिना कुछ शुगर कोट किए बोला, तुमने मुझे नहीं बताया कि वो लड़का ही था जिसे तुम पसंद करते हो?
मैं उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख सकता था। वो क्लियरली चैन अन्ना के वर्ड से ट्रिगर हुआ था और अब भी उसका मूड रेड में ही था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था वो गुस्से में क्यों है, मेरे लिए या मुझसे। मेरा दिमाग ब्लैंक था। मैं सिर्फ उसे ब्लैंक स्टेयर करता रहा। हाँ, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो थोड़ी देर तक मुझे यूं ही घूरता रहा, फिर उसके एक्सप्रेशन और ज्यादा टाइट हो गए और मुझे सच में डर लगने लगा। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, यानकोंग शैन ने इरिटेट होकर अपने बाल मसलते हुए कहा, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। तुम्हें बताना चाहिए था ना। नहीं, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कितना स्टूपिड हूँ मैं। उसके टोन ने मुझे फाइनली हिला दिया। मैं धीरे से नॉर्मल मोड में आया और एक्सप्लेन करना शुरू किया। नहीं, वो फूवुई और मैं उस टाइप के नहीं थे। हम फ्रेंड्स थे और मुझे लगा शायद कि वो भी मुझे पसंद करता है, तो मैंने सजेस्ट किया था कि ट्राई करते हैं। पर उसे लगा कि मैं वियर्ड हूँ और उसने सबको बता दिया और तब से मैं बन गया हूँ वो लड़का जो लड़कों के पीछे पड़ता है। बस यही था सब कुछ। गुस्से से ज्यादा दिल में बस थोड़ा सा दर्द था, थोड़ी सी बेइज्जती की फीलिंग। सॉरी, मैंने शॉप में इतना सीन क्रिएट कर दिया। मैं अपने हाथ घुमाते हुए नजर झुका के बोला, वैसे भी नया क्लर्क तो अब आ ही गया है। मैं कल से नहीं आऊंगा। रूम में कंप्लीट साइलेंस छा गया। यानकोंग शैन ने कुछ नहीं कहा बहुत देर तक। मैंने सोचा शायद उसकी चुप रहना का मतलब हाँ ही है। अच्छा, तो बस मतलब यही एंड था। वो फूवुई भी ना, जरूर वो मेरा कोई कार्मिक एनर्जी ही होगा। जब भी जिंदगी ठीक चल रही होती है वो टपक पड़ता है और सब बिगाड़ देता है। मैं अपने नाखून के एज को दबाने लगा, थोड़ा दर्द, थोड़ा रिलीफ। तभी उसके स्टेप्स की आवाज आई। यानकोंग शैन मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, यूमियान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने कोई ट्रबल नहीं बनाया और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। उसका हाथ गरम था, मेरे हाथ थोड़े कांप गए जैसे किसी ने जलता हुआ आयरन छुआ दिया हो। मेरे कान से लेकर पैर तक स्वेट कर रहे थे, लिटरली। शायद उसने गलत समझा। उसने हल्की सी आवाज में बोला, सॉरी, और अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर बोला, तुम 2 दिन घर पे रेस्ट करो ना, पर ये रेस्ट मैं इसीलिए नहीं दे रहा कि तुमसे कोई गलती हुई है। मैं बस चाहता हूँ कि अगर वो लोग वापस आए तो तुम सेफ रहो। मेरा दिल हल्का सा हिल गया। मैंने आंख उठा के उसकी तरफ देखा। उसके हेड के ऊपर कोई कलर नहीं था अब, पर उसका वैल्यू 65 था। नॉट हाई, बट बिल्कुल गुस्सा नहीं था अब। मुझे समझ आया वो मुझसे गुस्सा नहीं है अब। थैंक यू, मैंने धीरे से कहा। उसने अपने बालों को जो अभी उसी ने खुद मैस किए थे वापस सेट किए। हाथ वेस्ट पे रखते हुए बोला, थैंक यू तब बोलना जब मैं सच में कुछ करूं जो थैंक यू वर्दी हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बोला, अभी जस्ट तुमने किया तो है। उसका मुझे नॉर्मल ट्रीट करना, वो भी बिना जजमेंट के, मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है। यानकोंग शैन मुझे काफी देर तक बस यूं ही देखता रहा और फिर अचानक से हाथ बढ़ा के मेरे सर पर रख दिया। ज्यादा जेंटल नहीं था, जोर से हाथ घुमा दिया, जैसे छोटा बच्चा समझ के थपथपा दिया हो। रेन स्टॉप फेस्टिवल के बाद से, जब से उसने मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया था, तब से ये पहली बार था जब उसने मुझे ऐसे प्यार से छुआ था। मैंने थोड़ा नरमी से स्क्विंट किया, पर उस मोमेंट का वार्मथ एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया था कि उसने हाथ वापस खींच लिया और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। तुम रेस्ट कर लो, मैं बाहर ही हूँ, बस इतना ही कहा उसने। और अब पूरे लाउंज में सिर्फ मैं ही रह गया था और कंप्लीट साइलेंस। मैं वहीं बेंच पर गिर पड़ा, अपना चेहरा अपने हाथों के बीच छुपा के अंदर ही अंदर चीखने लगा। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, क्या करूँ? मैं उसे इतनी ज्यादा चाहने क्यों लगा हूँ? क्या करूँ मैं? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? मैं मेंटली तैयार था कि अब मेरे बारे में सब आइलैंड पे फैल जाएगा। 2 दिन के अंदर दादाजी या नेबरहुड से ताने आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना दादाजी ने कुछ पूछा, ना किसी ने अलग तरीके से ट्रीट किया। पता चला वेंडिंग और जाओ टियान ने मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ा शॉक तब मिला जब पता चला
कि यान कॉन्ग शैन ने खुद उनसे बात करके बोला था कि वो मेरे बारे में किसी से कुछ ना कहें। शाम को जब क्यू क्यू किंडरगार्टन से वापस आई तो मैं उसे किटन से मिलवाने ले गया। छोटी सी लड़की दोनों वाइट डम्बलिंग्स को देख के लिटरल आव ओवरलोड हो गई थी और नाम भी तुरंत रख दिए, ये वाला दाबाई है और ये वाला अरबाई। मैं हंसा और उसके नाम पर एक थम्स अप दे दिया। बोला, बहुत अच्छे नाम है। उसके फेस पर एक प्राउड स्माइल थी, जैसे कोई मिनी मम्मा बन गई हो। पर उस पूरा दिन वेट करने के बाद भी हैना वापस नहीं आई। दादाजी ने अपनी सॉल्टेड फिश की चादर फोल्ड करते हुए कहा, ये वाइल्ड कैट्स ऐसी ही होती हैं, कभी अचानक आते हैं और कभी बिना बताए चले भी जाते हैं। अप्रैल के मौसम से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। और फिर वो अपनी लाइफ फिलॉसफी ड्रॉप करते हुए बोले, इंसान को रोज मेहनत करनी चाहिए, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लाइफ शॉर्ट है, उसे बड़ी सोच के साथ जियो। मुझे पता था कि दादाजी जब कह रहे थे कि हैना पे कुछ अनएक्सपेक्टेड गुजरी है तो वो उसका फाइनल गुड बाय भी हो सकता है, क्योंकि माँ बिल्ली कभी भी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के नहीं जाती जब तक कोई मजबूरी ना हो। हाँ, लॉजिकली वही सबसे लाइकली पॉसिबिलिटी थी, पर फिर भी दिल के कोने में एक छोटी सी उम्मीद जरूर थी। शायद बस कहीं अटक गई हो, शायद कुछ दिन में आ जाए, लेकिन वो वापस जरूर आए। उस सब के बीच ही दादाजी ने बताया कि मॉम का फोन आया था, बुला रही है मुझे, तुम्हारे लिए कुछ रखा है, आके ले जाओ। मैं कहना चाहता था कि मेल कर दो, पर पता था कि वो नाराज हो जाएंगी। ठीक है, कल चला जाऊंगा, मैंने बोला। किटन्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं क्यू को घर छोड़ने जा रहा था। जब घर पहुंचा तो वापस जाते वक्त क्यू ने बोला, कल तुम सिटी जा रहे हो ना? हाँ, मैंने कैजुअली कहा। मैं भी जा रही हूँ, हॉस्पिटल जाना है मुझे। उसने ग्राउंड पर एक पेबल किक किया। मुझे हर महीने जाना पड़ता है, डॉक्टर से बात करनी होती है। मुझे अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता था कि डॉक्टर से बात करनी है का क्या मतलब क्यू का था, लेकिन वैसे भी मुझे भी सिटी जाना था मॉम से मिलने के लिए, तो राइड तो मिल ही गई थी फ्री की। मैंने कैजुअली यान कॉन्ग शैन से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? उसने बोला कि पहले क्यू को हॉस्पिटल ड्रॉप करेंगे, फिर मुझे मॉम के पास ले चलेगा। एकदम परफेक्ट, मैं खुश होकर हाँ बोल दिया। अगली सुबह दादाजी को बाय बोला और हम निकल गए होंग सिटी के लिए। 2 घंटे के बाद हम एक काफी ऊंची बिल्डिंग के सामने पहुंच गए, एक हॉस्पिटल, लेकिन वो फिजिकल इलनेस के लिए नहीं था। तभी पता चला कि वांग्क्यू का हॉस्पिटल एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ सेंटर है, जहां वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जाती है। उसकी 1 साल से ये थेरेपी चल रही थी, जिसे वो इमोशनली एडजस्ट कर सके और ग्रुप में कंफर्टेबली मिक्स हो सके। मैं उसका हाथ पकड़ के अंदर जा रहा था और यान कॉन्ग शैन हमारे पीछे चल रहा था। छोटी सी वांग्क्यू गाना गाते हुए चल रही थी। उसने मुझसे पूछा, गैस करो मैं कौन सा गाना गा रही हूँ? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। बोला, एक बार और तो गाओ। धूप थोड़ी तेज थी, गर्मी में पसीना भी छूट रहा था। उसने फिर से हमिंग स्टार्ट की, लेकिन फिर अचानक से रुक गई। उसकी आंखों में एक सरप्राइज का एक्सप्रेशन आ गया था। मैं भी रुक गया और उसी डायरेक्शन में देखा जहां वो देख रही थी। वहां एक बहुत ही खूबसूरत फिगर खड़ी थी, एक जेंटल सी स्माइल के साथ, सीधा हमें ही देख रही थी। नहीं, वो हमें नहीं, सिर्फ यान कॉन्ग शैन को देख रही थी। मैं स्टन रह गया। जियाओ इन यूए? मैंने तो कुछ दिन पहले ही उसे टीवी पर देखा था, गलती कैसे करता? इम्पॉसिबल। मैंने तुरंत पीछे देखा, यान कॉन्ग शैन भी उसे ही देख रहा था। लॉन्ग टाइम नो सी। जियाओ इन यूए ने डायरेक्टली यान कॉन्ग शैन को देखा और बस मुझे पास कर गई जैसे मैं हवा हूँ। यान कॉन्ग शैन की आंखों में हल्की सी सरप्राइज की झलक थी, जैसे सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ उससे यूं मिल जाएगी। तुम यहाँ कैसे? उसका टोन काम था, लेकिन क्लियरली थोड़ा ऑफ गार्ड था। मैं बस उसके हेड वैल्यू को घूर रहा था बिना ब्लिंक किए। दिल से दुआ कर रहा था कि कहीं वो येलो या पिंक ना हो जाए, लेकिन थैंकफुली सिर्फ थोड़ा मूड वैल्यू ड्रॉप हुआ था। कोई ऐसे रंग नहीं दिखे जो मुझे टेंशन में डालें, और जियाओ इन्यूए का हेड भी वाइट ही था, तो मतलब कोई रिकंसिलेशन सीन तो यहाँ होने वाला नहीं था। फ्यू, मुझे लगा था कि कोई फुल ऑन एक्स गर्लफ्रेंड री एंट्री ड्रामा शुरू होने वाला है। मनी मन सोचा, बस कर यार यूनिवर्स,
कितना थ्रिल भरोगे मेरी डेली लाइफ में। जियाओ इन यूए ने कैजुअली बोला, प्रमोशन मिला था रिसेंटली, प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए कुछ नींद के लिए दवाई लेने आई हूँ। उसकी स्लाइटली कर्ली हेयर को विंड ने उड़ा दिया और उसने अपने फिंगर से उसे पीछे कर दिया। सीन पूरा अर्बन ड्रामा जैसा ही लग रहा था। वो हील्स में, लेदर बैग पकड़े हुए, आयरन ग्रे जैकेट आर्म पर, स्ट्रॉन्ग, स्टाइलिश, काम। यान कोंग शैन ने पोलाइटली कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। जियाओ इन यूए का चार्म अलग ही था। अब वो यंग नहीं थी, पर एलिगेंस और ग्रेस से भरी हुई थी। लगता नहीं था कि 30s के बाहर हो। टाइम ने उसके फेस पर कोई निशान नहीं छोड़ा, बस एक मैच्योर अट्रैक्शन जरूर ऐड कर दिया था। फिर उसने एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? ये सवाल किसी और के मुंह से होता तो रूड लगता, लेकिन उसके टोन में सिर्फ नॉर्मल क्यूरियोसिटी थी। यान कोंग शैन ने थोड़ा पॉज लेके बोला, अभी तो नहीं। और वो कैजुअली कह गई, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसको, मतलब वांग्यू को, किसी फीमेल एल्डर की गाइडेंस की जरूरत है। ये सुनकर पहली बार यान कोंग शैन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा हिल गया। थोड़ा रियल, नॉट प्लीज लुक दिख रहा था उसके फेस पर, बट स्टिल उसका रिप्लाई कंपोज था। बोला, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बातें कर रहे थे और मैं बस साइड में खड़ा हूँ। पता नहीं क्यों, पर सब कुछ किसी और की स्टोरी का एपिसोड लग रहा था। जियाओ इन यूए सॉफ्टली स्माइल करती हुई बोली, तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा दूसरा हाफ जल्दी ही मिल जाए। उसने क्लियरली रिजेक्शन फील किया था, लेकिन उसके टोन में अब भी वही काम एलिगेंस थी। नो ड्रामा, नो प्लीडिंग, बस एक ग्रेसफुल गुड बाय, और वो कॉन्फिडेंटली टर्न करके वॉकआउट कर गई। यान कोंग शैन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, जैसे उस मोमेंट को प्रोसेस कर रहा हो। फिर बिना कुछ और बोले वो हमें दोबारा ज्वाइन करने आया। बोला, लेट्स गो, अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। वांग्यू अंदर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रही थी और हम दोनों बाहर एक बेंच पर चुपचाप बैठे थे। मैं सीधा सामने वॉल को घूर रहा था, जहां एक मेंटल वेल्थ अवेयरनेस का पोस्टर लगा था। उस साइलेंस में मैंने एक सवाल पूछा, हल्का लेकिन सीधा दिल के बीच में, तुम लव में बिलीव नहीं करते, क्या इसकी वजह वही है? उसने कुछ बोला नहीं। मैं उसकी तरफ पलटा, थोड़ा एंग्शियस फील करते हुए, और देखा उसका सर वॉल के अगेंस्ट टिका हुआ था, आंखें क्लोज्ड, ब्रीदिंग सॉफ्ट और स्टेडी। क्या वो सो रहा था? जैसे ही मैं पलटने वाला था, वो बोला 50-50। फिर एक बीट के बाद वो क्लैरिफाई करते हुए बोला, वो और डिंग बाइजू दोनों मिलकर आधे आधे रीजन है। वो मेरी सीनियर थी, मेरी टीचर, मेरी गाइड। कभी लगता था कि हम सेम गोल के लिए जी रहे हैं, लेकिन फिर रियलाइज हुआ मैं उसकी लाइफ का सिर्फ एक पासिंग फेज था। उसने आंखें खोली और उसके लिप्स पर एक ऑलमोस्ट मॉकिंग स्माइल आ गई। आगे बोला, जब सोचा अलग हो जाए और रियल लाइफ कॉम्प्रोमाइजेस सामने खड़े हो, तो सबसे पहले सैक्रिफाइस होता है लव। और अगर वैसे भी वो सैक्रिफाइस होना ही था, तो पहले से ही उसकी जरूरत ही क्या है? उसके वर्ड सुन के मुझे लगा शायद वो अब भी उस पेन को कैरी करता है, साइलेंटली ही सही। मैंने धीरे से कहा, लेकिन प्यार तो अनकंट्रोलेबल होता है ना। अगर कंट्रोल में होता तो दुनिया में कम से कम बेवकूफ और कमजोर लोग होते ना। यान कोंग शैन ने मेरी तरफ देखा और कैजुअली बोला, तुम अब इतने भी बड़े नहीं हो, पर फीलिंग्स तुम्हारी काफी गहरी हो गई हैं। मैं एक लम्हा उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस एक हल्की सी स्माइल के साथ उसी जैसे अपना सर वॉल से टिका दिया, आंखें बंद की और प्रिटेंड किया कि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। काइंड ऑफ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन सच तो ये है कि अगर मैं चाहता भी, तो भी इतना डीपली किसी से पहला प्यार नहीं करना चाहता था। वांग्यू का सेशन कंप्लीट होने के बाद हमने हॉस्पिटल के पास एक सिंपल सी जगह पे लंच किया। शाम तक जैसा प्लान था, यान कोंग शैन ने मुझे मेरी माँ के यहाँ ड्रॉप किया। माँ की नई शादी के बाद का घर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे में ही पहुँच गए थे। वो दोनों नीचे कार में वेट करने लगे और मैं अकेला ऊपर गया। मैं थोड़ा एक्साइटेड था, थोड़ा क्यूरियस भी। माँ ने मुझे इतनी दूर बुलाया था, तो सोचा हो सकता है कोई बड़ा गिफ्ट मिले, शायद एक बड़ा रेड एनवेलप, थोड़ी पॉकेट मनी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, माँ ने खुशी खुशी गेस्ट रूम से क्विल्ट निकाला और प्राउडली कहा, ये तुम्हारे लिए है।
तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना, तुम्हारे अंकल ने भेजा है ओरिजिनल गूज डाउन क्विल्ट। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। इसके लिए बुलाया? इतना लंबा ट्रैवल सिर्फ एक क्विल्ट देने के लिए? सच कहूँ तो दादाजी ने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखा है। बेडिंग, मॉस्किटो नेट, टूथब्रश, बेसिन, इवन वाटर कप तक। क्विल्ट भी उन्होंने खरीदा था और डॉर्म के लिए परफेक्ट साइज का। और ये जो माँ ने दिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा थिक भी। सितंबर में तो फैन की जरूरत होती है ना, क्विल्ट की नहीं। आइलैंड पे ऐसा क्विल्ट नहीं मिलता बेटा। ये देखो 100% गूज डाउन है। माँ अभी भी एक्साइटेड थी, आंखों में वो स्पार्कल था। मैं कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि उस मोमेंट में उसकी खुशी रियल थी। बहुत अच्छा है मॉम, अंकल को थैंक यू कहना, मैं क्विल्ट लेते हुए बोला। कुछ और कहने के लिए शब्दों की जरा कमी थी। और फिर साइलेंस, वो ऑकवर्ड फैमिलियर साइलेंस जो दो लोगों के बीच तब आता है जब उनके बीच कुछ कहने को बचा ही नहीं होता। स्ट्रेंज ना, डिवोर्स के बाद भी तो मैं उसके साथ यही रहता था ना। उन्होंने ज्यादा वक्त स्पेंड किया है, मेरे डैड से भी ज्यादा। तो फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दो अनजान लोग हैं? सिर्फ 2 महीने अलग रहने के बाद भी कुछ बोलने को नहीं है। मियान मियान, कैसे हो तुम आजकल? माँ ने जब ये पूछा तो उसकी आवाज में गिल्ट का हल्का सा नोट था। शायद इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने में उनका सिर्फ 3 बार फोन आया था। जो क्विल्ट देने का रीजन दिया गया था वो बस एक एक्सक्यूज था। असली वजह थी माँ बेटे के बीच थोड़ी दूरी को कम करना। मुझे ग्रीन प्लम आइलैंड बहुत पसंद है मॉम, और दादाजी मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैंने कामली जवाब दिया। आप टेंशन मत लो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। बस ये कहना था कि माँ के सर के ऊपर जो मूड इंडिकेटर था वो एकदम से गिर गया। उसकी गिल्ट और भी ज्यादा गहरी हो गई। क्या तुम डिनर के लिए रुक जाओगे? मैं तुम्हारा फेवरेट रोस्ट डक ऑर्डर करवाऊंगी प्लीज। सच कहूँ तो मुझे उनकी सिचुएशन समझ आती है। डिवोर्स के इतने साल बाद फाइनली उन्हें कोई पार्टनर मिला है जिसके साथ वो सेटल हो पाई। और हनीमून फेज में तो सब वे लोग एक दूसरे में ही खोए रहते हैं ना। किसी और के लिए स्पेस बनाना मुश्किल होता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा ग्रीन प्लम आइलैंड शिफ्ट होना उनका मुझे छोड़ देना था। बस उनका साथ रहना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला के मना कर दिया। बोला, नहीं, मेरा एक फ्रेंड नीचे वेट कर रहा है मॉम, नेक्स्ट टाइम पक्का। ओह, उसके चेहरे पर क्लियरली दुख था। मैंने क्विल्ट को पैरों के पास एडजस्ट किया और आगे बढ़कर उन्हें एक हग दिया। मैं वाकई बहुत खुश हूँ मॉम, और दादाजी के साथ रहने देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये 2 महीने शायद मेरी जिंदगी के पिछले 2 सालों से भी ज्यादा अच्छे गुजरे हैं। जब मैं थोड़ा पीछे हटा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उनका गला भारी भारी सी आवाज में बोला, फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो तब जब भी मन करे यहाँ आ जाना, मॉम हमेशा वेलकम करेंगी। मैंने सिर्फ हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया, क्विल्ट उठाया और उन्हें अलविदा कह दिया। वापस ग्रीन प्लम आइलैंड लौट के आए तो शाम हो चुकी थी, डिनर टाइम के आसपास। जैसे ही मैं कार से उतरा, यान कॉन्ग शैन ने मुझे लाइटली रोका और बोला, आज थोड़ा थक गया हूँ, शाम को जल्दी रेस्ट लेना है। जैसे ही यान कॉन्ग शैन ने कहा कि वो थोड़ा टायर्ड है और शाम को रेस्ट करेगा, मैं कुछ सेकंड्स तक फ्रीज ही हो गया था। फिर धीरे से समझा, ओह, तो ये सटल हिंट था कि आज रात को मुझे उससे मिलने नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फेस पे चढ़ गया और मैंने सर हिला के बोला, ओह ओके, समझ गया। उन्हें अपनी कार लेकर कोर्टयार्ड के अंदर जाते देखते हुए एक हल्का सा लोनली थॉट मन में आया। तो सच में जियाओ यान युए का उसके दिल पे अभी भी असर है। उस रात अगर यान कॉन्ग शैन मिलने के मूड में नहीं था तो मैंने डिसाइड किया कि चलो छोटी टर्टल किंग लेके सुनरुई के घर ही चलते हैं। सुनरुई के घर के पीछे एक बड़ा सा फ्रूट फॉरेस्ट है। अंकल सुन ने बताया कि आज सुनरुई की ड्यूटी है, तो मुझे बैम्बू हाउस तक ले गए जो पहाड़ी पे बना हुआ था। वो बैम्बू हाउस एक ओपन स्टाइल था। एक हाई प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए 3 मीटर लंबी बैम्बू लैडर थी और नीचे एक बड़ा सा वुल्फ डॉग भी बंधा था। मुझे देख के सुनरुई ने फोन साइड में रखा, लेग्स फोल्ड किए और बिस्तर से उठ गई और बोली, यू मियान, तू यहाँ क्या कर रहा है?
मैं बिना बताए सीधा ही आ गया था, तो ऑब्वियस है थोड़ा सरप्राइज तो हुआ ही होगा उसे। मैंने सीधा पूछा, अल्कोहल है? उसने मेरा फेस देखा, फिर एक बॉटल उठाई जो कॉर्नर में ही रखी थी। ग्रीन प्लम से भरी हुई एक ट्रांसपेरेंट बॉटल। मेरे पापा ने बनाई हुई है, ग्रीन प्लम वाइन। चाहिए? मेरे लिए तो बस जो पीने लायक हो वही बेस्ट वाइन है। मैंने बिना झिझक के बॉटल ले ली और सीधा 3 लंबे लंबे घूंट ले लिए। आई, अरे ये तो वाइट वाइन है, धीरे धीरे पी यार। सुनरे का रिएक्शन शौक से भरा हुआ था। वो सामने क्रॉस लेग बैठ गई और मेरे हाथ से बॉटल लेते हुए बोली, हुआ क्या है तुझे? मैंने मुंह साफ किया और फील किया जैसे वाइन का तीखा लावा मेरे गले से सीधा पेट तक जलता हुआ जा रहा हो। थोड़ी देर चुप रह के मैंने आंखों में थोड़ा दर्द लेके पूछा, तू और वेनिंग कैसे हो आजकल? सुनरी ने वाइन की बोतल को चीक से टिकाया, ड्रीमी आईज के साथ बोली, मुझे तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है जल्दी कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ा मुस्कुराया पर दिल से हल्का सा एनवी भी महसूस करते हुए बोला, वाह लकी हो तुम। मुझे लगता है मैं तो लव से बाहर ही निकल रहा हूँ। ग्रीन प्लम और वाइट वाइन का कॉम्बो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था और सिर्फ 3 छोटी छोटी सिप्स के बाद ही मेरे चीक्स गर्म होने लगे और दिमाग हल्का सा स्पिन भी करने लगा। व्हाट? तुझे भी किसी पे क्रश है क्या? सुनरी ने आंखें फाड़ कर देखा। कौन है? बता। मैं बॉटल को लपेट के मैट पे घुमा रहा था और उस मोमेंट पे लगा, छुपाने का क्या फायदा? सुनरी तो वही लड़की थी जिसने एक बार कैजुअली बोला था, अगर बंदा दूसरे नंबर पे हो तो जॉब भी बकवास हो तो उसे वायलेंट ना सही लेकिन यूजलेस कहना सेफ है। तो अगर मैं अब उसे अपनी सच्चाई शेयर करूं और उसे डिस्गस्टिंग लगे भी तो क्या, कम से कम मुझे सुन तो लेगी ना। मैंने धीरे से बोला, जैसे किसी सीक्रेट प्रेयर जैसा, यान कोंगशान। हवा एकदम स्टिल हो गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सुनरुई लिटरली स्टैच्यू बन गई। मैंने नीचे से उसकी तरफ देखा, थोड़े शर्माते हुए। सुनरुई के ब्रोज एक साथ घूमे। बोली, तू शुरू से ही इतना डिफिकल्ट टेस्ट रखता था क्या? मैं बोला, तुम सिर्फ इसी की चिंता कर रही हो। फिर अचानक उसकी आंखों में रियलाइजेशन लाइटनिंग की तरह चमकी। ओह माय गॉड यूमियान, तुम्हें लड़के पसंद हैं? मैंने देखा कि शौक के अलावा उसके चेहरे पे और कुछ भी नहीं था। नो जजमेंट, नो वियर्ड एक्सप्रेशन। और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। हाँ, आई लाइक मैन। और फिर थोड़ा हेल्पलेस होके बोला, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। सुनरी ने हल्की आवाज में मटर किया, अब समझा तू मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहता था। फिर ड्रामेटिक लॉयल सा एक्सप्रेशन देके बोली, टेंशन मत ले, मैं तेरा राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। उस रात मैं अपने सारे दिल के दर्द सुनरी के सामने बहा चुका था। एक बॉटल वाइन, एक पैकेट स्क्विड और बहुत सारे सही बोला, छोड़ना यार टाइप कंफर्टिंग रिएक्शंस। सुनरी बोली, मर्द तो भरे पड़े हैं दुनिया में, दूसरा ढूंढ लेना। मैं वाइन बॉटल पकड़ के जिद्दी आवाज में बोला, नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए। मेरे अंदर का नशा चढ़ चुका था। रात को अंधेरे में मैं बैम्बू हाउस से लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा, बस एक ही बात कहते हुए, मुझे घर जाना है। सुनरी ने मुझे रोकने भी कोशिश की, डेंजरस है रात को अकेले जाना। मैं बैम्बू हाउस के बेस पर चिपक के रोना शुरू कर दिया। मुझे अकेले जाना है, अकेले जाने दो ना प्लीज। आखिर सुनरी ने सॉफ्ट आवाज में हाँ ठीक है कहकर मुझे फेक परमिशन दी और फिर चुपके से अंकल सुन को फोन भी कर दिया। दोनों ने मिलके 2 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स निकाली। अंकल सुन ने मुझे राइड दिया और सुनरी ने खुद राइड चलाई। टीम वर्क में मुझे सेफली घर छोड़ दिया। विंडो खुला हुआ था। मैं छोटी छोटी स्टेप्स में आगे बढ़ा और खिड़की के बाहर देखा। नेक्स्ट डोर का कोर्टयार्ड, मरमर किया, आंखों में उदासी लेके। सो डिफिकल्ट। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन मैं अपने वर्ड्स और एक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। नशे ने सारी रिस्ट्रेन खा ली थी और तभी मैं भागता हुआ गया, डोर खोला और सीधा यान कोंगशान के यार्ड तक दौड़ गया। डिंग डोंग, डिंग डोंग। रात के बीच में मैं उसका डोर बेल बजा रहा था, जैसे कोई पिज्जा डिलीवरी देने आया हूँ। यान कोंगशान ने नींद से उठ के दरवाजा खोला, शॉक और कंफ्यूजन का फेस लेकर। यूमियान,
मैं सीधा उसके आर्म्स में प्लॉप हो गया, वेस्ट पकड़ ली, फेस उसकी चेस्ट से चिपका दिया और रोने लगा। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? यान कॉन्ग शैन ने मुझे पकड़ा तो सही, लेकिन मेरी सडन प्यार भरे अटैक से वो सीधा हिल गया था। 2-3 कदम पीछे हटा, फिर बोला, यूमियान, तुमने ड्रिंक किया है? उसने मुझे समझाते हुए पूछा। मुझे सीधा खड़ा करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी बॉडी तो जैसे गीली रस्सी बन चुकी थी। पैर सीधे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ा सा, बस इतना सा। मैंने आंखों में इनोसेंस भर के थंब और इंडेक्स फिंगर से 1 सेंटीमीटर का गैप दिखाया, जैसे कह रहा हूँ, मैं तो सीधा साधा बच्चा हूँ। यान कॉन्ग शैन ने नीचे झुककर मुझे देखा, एक लंबी सी साय मारी और मुझे उठा के लिविंग रूम तक ले गया। किसने कहा तुम्हें इतना ड्रिंक करने को? वो गुस्से में नहीं, बट कंसर्न्ड एल्डर भाई जैसा लग रहा था, और मैं तो चिपक गया था उसे ऑक्टोपस की तरह। सुन रुई, मैंने हंसते हुए बोला। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्यों हंसा, बट हंसी आ गई थी। ड्रंक लोगों को कौन समझाए? उसने बोला, और तुमने पी भी ली? इतने ओबीडियंट कब से बन गए? हाँ, उसने सॉफ्टली बोला, मुझे सोफे पे बिठाया और बोला, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। पर मैं उसको जाने नहीं दे रहा था। जब भी वो उठने लगता, मैं उसका हाथ या शर्ट खींच लेता। बी गुड, आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे स्कूल भी नहीं जाना। मैंने उसका आर्म पकड़ लिया, फिर आंखों में उदासी भर के बोला, सब मुझे हेट करते हैं। यान कॉन्ग शैन ने कामली पूछा, कौन हेट करता है? बहुत लोग। मैंने फोरहेड पे व्रिंकल डाले, जैसे दर्द या कंफ्यूजन हो। फूवी को लगता था मुझे पसंद करता है। मैं रुक रुक कर बोल रहा था। पहले वो मुझे पसंद करता था, फिर मुझे देखा तो पिंक बन गया, और जब मैंने उसे बोला तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे कोई समझता ही नहीं। मैं उल्टी सीधी बातें किए जा रहा था, बिना किसी लॉजिक के, और यान कॉन्ग शैन बस साइलेंटली सुनता रहा। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर चुपचाप मेरा हाथ छुड़ा के किचन चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, हाथ में 1 ग्लास पानी लेकर। पानी पिलाना भी स्मूथ नहीं था। उसने मुझे अपने आप से लगाकर बिठाया, मेरे बैक पर सपोर्ट बनाया। मैंने एक छोटी सी सिप ली, फिर सीधा नखरा, ये क्या है? मैंने उसकी तरफ मुड़ के गुस्सा दिखाया। तुमने मुझे ये इतनी खतरनाक चीज क्यों पिलाई? शायद मैं रो नहीं रहा था, पर अंदर से पूरी तरह हर्ट था। दिल पे बुरा भी लग रहा था। यान कॉन्ग शैन ने कामली कहा, अरे ये तो पानी है। नहीं है, ये तो पॉइजन है। मुझे अचानक से गुस्सा आ गया, बिल्कुल बेरीजन, बेवजह। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और वो सोफे पे गिर गया। यूमियान, वो गिरते हुए ऑकवर्डली ट्विस्ट हुआ। ग्लास बचा लिया, लेकिन आधा बॉडी सोफे के बाहर लटक गया था। उसने संभलने की कोशिश की, पर मुझे लगा ये काफी नहीं। मैं उसके ऊपर चढ़ गया, अपने वेट से उसको नीचे दबा दिया। तुम पिंक क्यों नहीं बन रहे? मेरा गुस्सा अब सॉफ्ट हो चुका था। अब मैं सिर्फ दुखी था। मैं चाहता हूँ कि तुम पिंक बनो। मैं उसके शर्ट को पकड़ के रोने वाली आवाज में बोल रहा था, यूमियान, तुम नशे में हो। लेट मी गेट अप। उसने मेरी बैक पे हाथ रखा, मुझे उठाना चाहा, पर मैं तो फुल नॉन कोऑपरेटिव ड्रंक ऑक्टोपस बन गया था। इचिंग! मुझे अचानक से गुदगुदी सी महसूस हुई, कमर पे जैसे कोई छू गया हो। मैं पूरी बॉडी से हिल गया, एक लाइव फिश की तरह ट्विस्ट होने लगा, और थम! हम दोनों फ्लोर पे गिर गए, और वो पानी का ग्लास क्रैश। टेम्पर्ड ग्लास टूट गया, छोटे छोटे छींटे फ्लोर पे बिखर गए। मैं सीधा लेट गया था, आंखें वाइड ओपन, सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। वो मेरे ऊपर था, दोनों हाथ मेरे साइड्स पे। उसने मुझे चोट से बचाने के लिए टाइम पे रिएक्ट किया था। स्टॉप मेकिंग ट्रबल। उसका वॉइस थोड़ा हार्श था, आंखों में कंसर्न छुपा हुआ। क्या तुम हार्ट ब्रेक फ्रेज कर रहे हो, इसलिए इतनी ड्रिंक कर ली? मैंने हाथ उठाया, धीरे से उसके चेहरे के कोने पर उंगली रखी, उसकी आईज के कॉर्नर को रब किया। क्योंकि किसी से प्यार करना बहुत दर्द देता है। क्यों तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यान कॉन्ग शैन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ के नीचे किया, बोला, तुमने गलत समझा है यूमियान, गलत इंसान समझा है। मैं कंफ्यूज सा उसे देख रहा था।
गलत? गलत कैसे? मैंने धीरे से बोला, ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए। मैंने गलती नहीं की। तुम ही तो हो, तुम ही हो। उसका फेस, उसकी वॉइस, सब कुछ तो उसी का था ना।